हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सब लोग को स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के आलोक में भी आप सब लोग को स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि अभिजय बैच के आलोक में आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में हम लोगों ने अध्ययन और अध्यापन का कार्य अपना प्रारंभ किया हुआ है और फिलहाल हम अभी शुरुआती दौर में ही हैं। यानी कि अभी तो खैर हमारा जो मेन चैप्टर बना हुआ है उसको आप क्या कहेंगे, मराठास। और मराठास को लेकर के 4 प्रकार के जो आपके डिस्कशंस हैं वो आपके सामने क्या है, ऑलरेडी आ चुके हैं। देखिएगा, अगर हम लास्ट डिस्कशन को थोड़ा रिकैलकुलेट करने की बात करें तो लास्ट डिस्कशन में हमने क्या है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को कैलकुलेट कर लिया था। यानी कि जो आपके पेशवा बालाजी बाजीराव हैं, पेशवाओं के शासनकाल को या पेशवाओं के राजनीतिक व्यवहार को या पेशवाओं की विशेषताओं को हम लोग क्या है कैलकुलेट करने का कार्य कर रहे थे। और जो आपने अपनी क्लास में लास्ट पेशवा डिस्कस किए हैं आप उनको क्या कहेंगे, बालाजी बाजीराव कहेंगे। यानी कि बालाजी बाजीराव के रिगार्डिंग जो भी आपका परीक्षा उपयोगी धरातल बनता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। और उसमें जो हमारी लास्ट कैलकुलेशन रही वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को लेकर रही। अभी देखिएगा, पेशवाओं को जो आपका राजनीतिक व्यवहार है इसको थोड़ा और आगे आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा। और अब जो आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो आगे तो आप अपने आप को बढ़ाने का कार्य करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ यहां पर कुछ ऐसे पर्यावरण आपको स्थापित करके चलने पड़ेंगे जिनका आत्मसातीकरण करते हुए हम अपने आप को ये समझा पाए कि आखिर वो रेस्पेक्टिव कंडीशंस कौन सी थी जिनका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अंग्रेजों ने उन तमाम प्रकार के रेस्पेक्टिव कंडीशंस का फायदा उठाते हुए मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार में या मराठाओं के राजनीति में हस्तक्षेप करने का उनको क्या है मौका मिला। अब देखिएगा, आज की जो आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी ये पेशवा माधवराव को लेकर के होगी। और पेशवा जो आपके माधवराव हैं इनके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी आपको एक बात बता रखी है कि इनका परीक्षा में आने का जो पैटर्न है वो एक ही सवाल आता है और उस सवाल का पूरा पूरा जुड़ाव किसके साथ होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं की जो हार है उसके साथ क्या है आप इनका पूरा पूरा जुड़ाव लेकर के चलते हैं। तो कुल मिलाकर के आज सबसे पहले जो है हमको पेशवा माधवराव के रिगार्डिंग जो भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हमारी कैलकुलेशन बनती है हम उसको क्या कैलकुलेट करने की बात करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे और जिस तरीके से जो इन्वायरमेंट्स आपके सामने आ जाने चाहिए उसी हिसाब से क्या है आपके सामने व्यवहार होता रहेगा। फिलहाल चैप्टर क्या बना हुआ है, मराठास। और मराठाओं में हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं, पेशवास को। और अभी जो टाइम आया है एक पेशवा आपको मिलेंगे। अभी जो टाइम आपके पास आया है अभी एक पेशवा आपको मिलेंगे और यहां पर जिनका रेफरेंस आपको लेकर चलना है एज अ पेशवा मराठाज, तो नाम आपके सामने क्या आएगा, माधवराव। नाम आपके सामने क्या आएगा अभी, माधवराव। अच्छा, जो माधवराव का समय है ना, टाइम भी हम लोग यहां पर कैलकुलेट करके चलते हैं। तो माधवराव का समय जो आपको दिखाई पड़ेगा ये समय आप कहां से कहां लेके चलेंगे, 1761 एडी से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा 1772 एडी तक आपका चला जाएगा। 1772 ईस्वी तक क्या है इनका टाइम रहेगा, 1772 ईस्वी। ठीक है, अब इनके साथ हमें कैलकुलेशन क्या बनानी है, इनके साथ कैलकुलेशन हमें ये बनानी है। देखिए, अगर आप जिक्र किसका करते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध का अगर आप जिक्र करेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध, अगर आप यहां पर डिस्कशन किसका करके चलेंगे, पानीपत का तृतीय युद्ध, तो देखो ये जो आपका पानीपत का तृतीय युद्ध होगा इसके रिगार्डिंग आप ये बात तो बिल्कुल कह पाएंगे कि अब तक मराठाओं की सबसे बड़ी क्या मानी गई, राजनीतिक हार मानी गई। अब तक मराठाओं की सबसे बड़ी क्या मानी गई भाई, राजनीतिक हार मानी गई। ये लैंग्वेज क्या आपको यहां पर क्या है बना करके चलना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर जो पेशवा माधवराव है ना, तो पेशवा माधवराव के बारे में क्या कहा जाता है, पेशवा माधवराव के बारे में यह कहा जाता है कि इनके पास क्या है ना, हम ये कह सकते हैं कि शासन के संचालन हेतु
शासन के संचालन हेतु अनिवार्य योग्यताएं, शासन के संचालन हेतु क्या है इनके पास भाई? अनिवार्य योग्यताएं हैं। ठीक है, हम यहां पर यह भी लैंग्वेज बना के चलेंगे कि इन्होंने मराठाओं को राजनीतिक तौर पर पुनः संगठित करने का कार्य किया, यानी कि रीऑर्गेनाइज करने का कार्य किया, पुनः संगठित करने का कार्य किया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लैंग्वेज बनेगी, ये दो प्रकार के लैंग्वेज जहां पे बन के आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लैंग्वेज बनेगी वो दो प्रकार के लैंग्वेज क्या है, यहां पर ये बन के आएंगी। कहते हैं कि इनके नेतृत्व में मराठाओं ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मिली हार को भुला दिया था। ठीक है, तो पानीपत का जो आपका, यानी कि जो आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का मामला क्या रहेगा कि अब तक मराठाओं की सबसे बड़ी ये क्या मानी जाएगी? पॉलिटिकल डिफीट मानी जाएगी। और शासन के संचालन हेतु जो माधवराव साहब हैं, इनके व्यक्तित्व में अनिवार्य योग्यताएं हैं। तो कहते हैं कि जस्ट आफ्टर द पॉलिटिकल डिफीट ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इन्होंने मराठाओं को रीऑर्गेनाइज करने का कार्य किया। और जब इन्होंने मराठाओं को रीऑर्गेनाइज करने का कार्य किया, तो यहां से इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आप लोग क्या बना के चलेंगे? तो यहां से जो वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज आपकी बनेगी वो यही बन के आपकी आती है कि इनके नेतृत्व में मराठाओं ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मिली हार को क्या है? भुला दिया था। अब मामला क्या बनेगा? मामला यह बनेगा यहां पर कि आप देख पा रहे हैं कि एक समय आपको क्या मिला है? 1772 एडी का एक समय आपको क्या मिला है भाई? 1772 एडी का समय आपको मिला है। और ये जो समय आपको यहां पर मिला है, तो आप देखिएगा, अब इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें आप दिखाएंगे कि माधवराव की मृत्यु। इसमें आप क्या दिखाएंगे? माधवराव की मृत्यु। माधवराव की क्या है? मृत्यु है। इसमें आपको क्या दिखाना है भाई? माधवराव की मृत्यु आपको दिखाना है। तो देखो, ये जो आपके माधवराव की मृत्यु है ना, इसके रिगार्डिंग आपको ये बात कहना पड़ेगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मिली हार से बड़ी राजनीतिक हानि मानी गई। है ना। तो ये जो आपके पेशवा माधवराव हैं, तो पेशवा माधवराव के रिगार्डिंग क्या है? आपको इस प्रकार के अपनी जो है वो तमाम प्रकार के रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस क्या है करके आपको चलनी पड़ेगी। तमाम प्रकार की जो रेस्पेक्टिव कैलकुलेशन है आपको करके चलनी पड़ेगी। इनका जुड़ाव आप कहां करके चलेंगे? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के साथ लेके चलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को क्या मराठाओं की एक बड़ी राजनीतिक हार माना जाता है। तो जैसे ही पेशवा माधवराव क्या है मराठाओं के साथ अपना जुड़ाव करके चलेंगे, अपने व्यक्तित्व की तमाम प्रकार की योग्यताओं का प्रयोग करके चलेंगे, मराठाओं को रीऑर्गेनाइज करने का कार्य करेंगे, और मराठाज इनके नेतृत्व में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जो डिफीट है उसको भुला बैठे हैं।
मराठा चाहते हैं कि एक लंबे समय तक क्या है, हमें माधवराव को जो नेतृत्व है लगातार मिलता रहे। तो वही लैंग्वेज हमने आपको बना के दिखाया कि इनके नेतृत्व में जो मराठाज हैं वो पानीपत के तृतीय युद्ध में मिली हार को भुला बैठे हैं। ये लैंग्वेज भी आपकी बनती है। और आप एक बात देखिएगा कि जब 1772 ईस्वी में माधवराव की डेथ हो जाती है तो ये डेथ अपने आप में कोई नॉर्मल ग्राउंड नहीं है। इस डेथ के बारे में ये कहा जाता है, क्या कहा हमने, इस डेथ के बारे में ये कहा जाता है कि भैया पानीपत के तृतीय युद्ध में जो हार हुई है मराठाओं की, उससे बड़ी जो राजनीतिक हानि है वो क्या है, पेशवा माधवराव की डेथ है। उससे बड़ी जो आपके राजनीतिक हानि है वो क्या माना जाएगा, पेशवा माधवराव की डेथ को माना जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार के लैंग्वेजेस क्या हैं, ये हमने यहां पे आपको क्या बना करके दिखाने का प्रयास किया है। तो इनके रिगार्डिंग कई बार सवाल आता रहता है, तो जिस तरीके से हमने आपको गाइडेंस देने का कार्य किया है उस तरीके से आप अपने आप को क्या है फर्दर कैलकुलेट करा पाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या का सामना आपको संभवतः नहीं करना होगा। अब मामला थोड़ा बदल जाएगा, है ना। अब मामला क्या थोड़ा बदल जाएगा, अब देखिएगा आपको किस तरीके से अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। एक करैक्टर आप दिखाएंगे, एक करैक्टर आप दिखाएंगे, और करैक्टर जो आप दिखाएंगे वो करैक्टर कौन होंगे आपके, इनको आप कहेंगे नारायण राव। क्या कहेंगे, नारायण राव, नारायण राव। ठीक है, और नारायण राव के सामने आप लोग किसको दिखाने की बात करेंगे, इनके जस्ट बिल्कुल सामने आप लोग किसको दिखाने की बात करेंगे, आप किसको दिखाएंगे, रघुनाथ राव को, रघुनाथ राव। किसको दिखाने की बात करेंगे भाई, रघुनाथ राव को। ठीक है, अब मामला देखो कैसे आपको बनाना है कि माधवराव की मृत्यु के पश्चात यह लैंग्वेज बनेगी। माधवराव की मृत्यु के पश्चात, माधवराव की मृत्यु के पश्चात, माधवराव की मृत्यु के पश्चात मराठा सरदारों की ओर से, मराठा सरदारों की ओर से, मराठा सरदारों की ओर से, मराठा सरदारों की ओर से नारायण राव को, नारायण राव को, नारायण राव को मराठाओं का पेशवा बनाया गया। नारायण राव को मराठाओं का पेशवा बनाया गया, मराठाओं का पेशवा बनाया गया। ओके, मराठाओं का पेशवा बनाया गया, यानी कि जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव अगले जो आपके पेशवा मिलते हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, नारायण राव हो जाएगा। और इनका जो टाइम रहेगा, टाइम जो आप कैलकुलेट करेंगे कि इन्होंने कब से कब तक मराठाओं का नेतृत्व किया, तो एक साल का समय आप देंगे। 1772 से लेकर के कब तक लेके जाएंगे, 1773 ईस्वी तक क्या है आप इनको लेकर के जाएंगे। 1772 से लेकर के क्या 1773 ईस्वी तक क्या है आप इनको लेकर के जाने वाले हैं। अब देखिएगा मामला क्या होगा, यहां पर हमने क्या है एक सामूहिकता का भाव आपको दिखाने का कार्य किया है, यानी कि जो आपके मराठा सरदार हैं वो सामूहिकता के धरातल का प्रयोग करते हैं और वेरी कलेक्टिवली क्या है ये किसको मराठाओं का पेशवा बना देते हैं, नारायण राव को क्या मराठाओं का पेशवा बना देते हैं। और नारायण राव के सामने जो करैक्टर हमने स्टैब्लिश किया रघुनाथ राव, ये क्या है, ये इनके चाचा जी हैं यानी कि इनके अंकल हैं, ये इनके चाचा जी हैं यानी कि इनके अंकल हैं। अब आपको मामला थोड़ा बदलना पड़ेगा। मामला आपको कैसे बदलना पड़ेगा, मामला आपको ऐसे बदलना पड़ेगा कि जो रघुनाथ राव हैं इनके पास क्या है एक दावेदारी का धरातल है, इनके पास क्या है भाई एक दावेदारी का धरातल है, इनके पास क्या रहेगा दावेदारी का धरातल रहेगा। और ये दावेदारी का धरातल क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, ये दावेदारी का धरातल ये कहता है कि रघुनाथ राव, हम क्या कहेंगे रघुनाथ राव, रघुनाथ राव मराठाओं का, रघुनाथ राव मराठाओं का पेशवा बनना चाहते थे, रघुनाथ राव मराठाओं का पेशवा बनना चाहते थे, पेशवा बनना चाहते थे, पेशवा बनना चाहते थे। ये जो ग्राउंड ऑफ क्लेम है ना, ये यहां पर आपको थोड़ा स्टैब्लिश करके चलना पड़ेगा, यानी कि जो रघुनाथ राव हैं वो मराठाओं का पेशवा बनना चाहते हैं, लेकिन जो उनका भतीजा है
मराठा सरदारों ने उसको क्या है, सामूहिकता के धरातल का प्रयोग करते हुए क्या है, मराठाओं का पेशवा बना दिया है। ठीक है, अब अगली लैंग्वेज आप क्या बना के चलेंगे, अगली लैंग्वेज आप ये बना के चलेंगे कि नारायण राव के पेशवा बनने के पश्चात इनकी दावेदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, इनकी दावेदारी पर नेगेटिव इंपैक्ट आया, इनकी दावेदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और भाई जब इनकी दावेदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो अगली लैंग्वेज क्या बनेगी, प्रतिफल इन्होंने क्या कहेंगे, प्रतिफल इन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी। यानी कि ये ग्राउंड भी आपको बना के चलना पड़ेगा। यहां से असल में क्या है कि रघुनाथ राव को आपको एक्टिव करके चलना है, नकारात्मक रूप से आपको क्या उनको एक्टिव करके चलना है। जब तक आप इनको नेगेटिवली एक्टिव करके नहीं चलेंगे तब तक ये सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो तमाम प्रकार के रेस्पेक्टिव कंडीशंस कौन सी हैं जिनका प्रयोग करते हुए मराठाओं के राजनीतिक मामलों में क्या है, अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका मिला। यानी कि माधवराव के जाने के बाद रघुनाथ राव क्या है, पेशवा के पद को लेकर के अपने दावेदारी लेकर के आते हैं। उन्होंने मराठा सरदारों को कन्विंस करने का कार्य किया, उन्होंने मराठा सरदारों को अप्रोच करने का कार्य किया कि भी हम ये चाहते हैं कि आप हमें क्या बना दें, आप हमें मराठाओं का पेशवा बना दें। लेकिन मराठा सरदारों ने सामूहिकता के धरातल का प्रयोग किया और सामूहिकता के धरातल का प्रयोग करते हुए क्या है, उन्हीं के भतीजे नारायण राव को क्या है, मराठाओं का पेशवा बना दिया। अब जैसे ही नारायण राव मराठाओं के पेशवा बनते हैं तो मामला क्या बनेगा, मामला यह बनेगा कि रघुनाथ राव की जो पेशवा पद को लेकर के अपनी दावेदारी है वो दावेदारी क्या हो जाएगी, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगी। प्रतिफल हमने क्या बताया कि उन्होंने अपने भतीजे की क्या है, हत्या कर दी। यानी कि वो एट एनी कॉस्ट अपने आप को मराठाओं का पेशवा बनाना चाहते थे। अब यहां से आगे का मामला क्या बनेगा भाई, यहां से आगे का मामला आपका यह बन के आएगा कि अगर हम इस बात को मान के चलते हैं कि रघुनाथ राव जो हैं ये हर हाल में क्या है, अपने आप को मराठाओं का पेशवा बनाना चाहते हैं। भाई जिस व्यक्ति ने पेशवा का पद प्राप्त किए जाने के लिए अपने ही भतीजे को नहीं छोड़ा तो आप ये समझ के चलो कि दावेदारी क्या है, दावेदारी में उनकी क्या है, भाई उनकी ओर से तो ताकत है ना, भाई उनकी दावेदारी में उनकी ओर से क्या ताकत है। अब मराठा सरदार यहां पर क्या कैलकुलेशन करके चल रहे हैं, ये उनकी कैलकुलेशन रही होंगी। लेकिन अगर आप रघुनाथ राव को यहां पर कैलकुलेट करने की बात करेंगे, मैं वही कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने पेशवा के पद को प्राप्त करने के लिए अपने भतीजे को नहीं छोड़ा तो वो क्या है, हर हाल में अपने आप को मराठाओं का पेशवा बनाना चाहेगा। यानी कि जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ नारायण राव, यानी कि नारायण राव की हत्या के ठीक बाद अब मराठाओं का पेशवा किसको बनना चाहिए था। अगर आप रघुनाथ राव की ओर से बात करेंगे तो रघुनाथ राव को बनना चाहिए था। लेकिन यहां मामला क्या है, बदल जाएगा। यहां पे मामला क्या है, सारा का सारा बदल जाएगा। अब बदल कैसे जाएगा, यहां पर अब आपको एक व्यक्ति को एक्टिव करके चलना पड़ेगा। इनका नाम आपने सुना होगा, इनको क्या कहा जाता है, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस, नाना फडणवीस, ओके, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। नाना फडणवीस आप इनको कहेंगे तो देखो जो आपके नाना फडणवीस हैं इनको क्या है, मराठा साम्राज्य का भीष्म पितामह कहा गया। भीष्म पितामह, मराठा साम्राज्य का भीष्म पितामह कहा गया इन्हें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का भीष्म पितामह कहा गया। साथ ही साथ आप ये भी जोड़ के चलेंगे कि मराठा साम्राज्य का मैक्यूवली कहा गया। मराठा साम्राज्य का मैक्यूवली कहा गया। मराठा साम्राज्य का मैक्यूवली कहा गया इनको। मराठा साम्राज्य का मैक्यूवली कहा गया।
कुल मिलाकर के हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में, मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में, मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में, मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में क्या कहेंगे भाई, मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में इन्हें संकट मोचन माना गया। इन्हें क्या है, संकट मोचन माना गया, संकट मोचन माना गया, इन्हें संकट मोचन माना गया। क्योंकि अब जो आपके मराठा सरदार्स हैं उनको लगता है कि भैया अगर रघुनाथ राव को टैकल नहीं किया गया तो मामला क्या हो जाएगा, काफी नेगेटिव हो सकता है। बे दावेदारी का प्रस्तुतिकरण करना वो एक अलग बात होती है, लेकिन अपने दावेदारी को स्ट्रॉन्ग जोन में लेकर के जाने के लिए आप अगर अपने भतीजे की ही हत्या करने पर उतारू हो गए हैं, इसका मतलब क्या है कि मराठाओं को जो आपका पॉलिटिकल बिहेवियर है या मराठाओं को जो उस समय का रेस्पेक्टिव पॉलिटिकल स्पेयर है उसके सामने अब चैलेंजेस आने वाले थे। इस नाते नाना फडणवीस जैसे व्यक्ति ने अपने आप को एक्टिव कर लिया, और जैसे नाना फडणवीस जैसे व्यक्ति ने अपने आप को एक्टिव करने की बात की तो एक्टिव उन्होंने किया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन उनके रिगार्डिंग भी आपको कुछ नेसेसरी क्वेश्चंस यहां पर आपको क्या है जनरेट करके चलने पड़ेंगे। जैसे उनको मराठा साम्राज्य का भीष्म पितामह कहा गया, बड़े सलाहकार माने गए थे। जैसे उनको मराठा साम्राज्य का मैकियावेली कहा गया, और कुल मिलाकर के अगर आप उनको मराठा साम्राज्य का भीष्म पितामह कहने का प्रयास करेंगे या उन्हें आप मराठा साम्राज्य का मैकियावेली कहने का प्रयास करेंगे तो आपको यह मान के चलना है कि उनको मराठा साम्राज्य का संकट मोचन माना गया है, यानी कि परेशानियों से बाहर निकालने का कार्य वो करते रहे। अब यहां से उन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छे से क्या है एक्टिव कर लिया है। अब होगा क्या, होगा ये कि जो नाना फडणवीस है, जो आपके यहां पर नाना फडणवीस हैं, ये अपने आप को क्या है एक्टिव करेंगे, ये अपने आप को क्या करेंगे एक्टिव करेंगे, और एक्टिव करके क्या करेंगे, ये एक करैक्टर आपके सामने रखेंगे जिनको दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो कहेंगे माधव राव सेकंड आप, या फिर इनको क्या कहा जाता है, माधव नारायण राव भी कहा जाता है, माधव नारायण राव, माधव नारायण राव, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ कि जो हम यहां पर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो माधव राव अब आपके सामने आए हैं यहां पर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि रघुनाथ राव की दावेदारी को, रघुनाथ राव की दावेदारी को अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। और रघुनाथ राव की दावेदारी को क्या है रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। और इन्हें मतलब जो नाम हमने आपको यहां पर दिखाया है, इन्हें मराठाओं का अगला पेशवा बनाया गया, इन्हें मराठाओं का अगला पेशवा बनाया गया, इन्हें मराठाओं का अगला पेशवा बनाया गया, इन्हें मराठाओं का अगला पेशवा बनाया गया। इनका समय आप कहां से कहां लेके चलेंगे, 1773 एडी से 1795 एडी तक आप इनको लेकर के चलेंगे, है ना। तो जैसे ही नाना फडणवीस समझ पा रहे थे कि जो रघुनाथ राव है ये थोड़ा नकारात्मक सोच के व्यक्ति है, हम ऐसे व्यक्तियों को मराठाओं का पेशवा नहीं बना सकते हैं, तो जब उन्होंने अपने आप को एक्टिव किया तो उन्होंने काम क्या करके दिखाया कि रघुनाथ राव की जो दावेदारी है पेशवा के पद के संदर्भ में, उस दावेदारी को रिजेक्ट कर दिया गया। और हम कहेंगे कि जो आपके सामने माधवराव सेकंड हैं, या जिनको आप क्या कह पाएंगे माधव नारायण राव भी कह पाएंगे, उनको मराठाओं को क्या है अगला पेशवा बनाने का कार्य किया। अब सोचना कि रघुनाथ राव को जो फ्रस्ट्रेशन है वो कितना ज्यादा यहां से क्या है बढ़ जाएगा। इतिहास हमको ये समझाने की कोशिश करता है कि हम यहां पे ये कैलकुलेशन करके चले कि जिस कैरेक्टर का नाम यहां पे लिखा है ये क्या है, ये अल्पवयस्क है, ये क्या है अल्पवयस्क है। अल्पवयस्क का मतलब क्या है, माइनर है। अल्पवयस्क है यानी कि क्या है भाई, माइनर है।
अब अगर अल्पवयस्क या माइनर है तो आपको उसी हिसाब से क्या है, यहां पर एक लैंग्वेज आपको बना के चलनी पड़ेगी। लैंग्वेज आप किस प्रकार से बना के चलेंगे कि शासन संबंधी क्रियाकलाप व्यवस्थित हो जाएं, शासन संबंधी क्रियाकलाप व्यवस्थित हो जाएं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई 12 परिषद, इसके लिए 12 परिषद नामक एक संगठन हम कह सकते हैं, संगठन की स्थापना की गई, एक संगठन की स्थापना की गई, एक संगठन की स्थापना की गई, एक संगठन की स्थापना की गई। आप इसे संगठन भी कह सकते हैं, अगर आपका मन हो तो आप इसको क्या संस्था भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर के जो 12 परिषद जैसा इंस्टीट्यूशन आपके सामने आता है, तो नाना फडणवीस का मानना यह था कि अगर हमने रघुनाथ राव की दावेदारी को रिजेक्ट करने का कार्य किया है और एक माइनर को, यानी कि अगर एक अल्पवयस्क को हमने मराठाओं का पेशवा बनाने का कार्य किया है, तो शासन संबंधी व्यवहार नकारात्मक नहीं होने चाहिए। इसके लिए क्या हमें अलग से व्यवस्था बना करके चलनी पड़ेगी। तो जब अलग से उस समय व्यवस्था बनाएगी, तो अलग से जो उस समय व्यवस्था बनाएगी उसी को क्या कहा गया, 12 परिषद कहा गया। यानी कि 12 परिषद जैसा जो आपका इंस्टीट्यूशन है, इसमें 12 लोगों को शामिल किया गया और इन 12 लोगों का परम कर्तव्य क्या बताया गया कि वे शासन संबंधी व्यवहार आसानी से अपने आप को बढ़ा पाए। इसके लिए आपको क्या है, माधवराव सेकंड का लगातार कोऑपरेशन करना पड़ेगा, सलाहें आपको क्या है देनी पड़ेंगी। ये व्यवस्था नाना फडणवीस की ओर से क्या बनाई गई थी। तो कुल मिलाकर के कई बार सवाल ये बन जाता है कि आपको ये लैंग्वेज भी यहां पर लेकर के चलनी पड़ेगी। हम कहेंगे कि 12 परिषद जैसी व्यवस्था, 12 परिषद जैसी व्यवस्था, 12 परिषद जैसी व्यवस्था पेशवा माधवराव सेकंड, पेशवा माधवराव सेकंड के शासनकाल की विशेषता, के शासनकाल की विशेषता, के शासनकाल की विशेषता, के शासनकाल की विशेषता। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज हमने आपको बना करके दिखाया है, इस लैंग्वेज को भी क्या है आप अपने साथ क्या है जोड़ करके चलेंगे। ठीक है, तो इन तमाम प्रकार की बातों को आपको अपने साथ जोड़ के चलना है कि नाना फडणवीस को आप किस प्रकार से एक्टिव करेंगे। और नाना फडणवीस क्या है, जो आपके रघुनाथ राव हैं, पेशवा पद को लेकर के उनकी दावेदारी को क्या है रिजेक्ट करने का काम करेंगे। और जब रघुनाथ राव की दावेदारी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद पेशवा के पद पर नया करैक्टर आपको कौन सा दिखाना है और उसके रिगार्डिंग किस प्रकार की जो आपके कैलकुलेशन हैं वो आपको करके चलनी है। वो तमाम प्रकार की बातें क्या हैं हमने यहां पर बताने का कार्य किया है। अब मामला देखो, मामला कैसे पलटेगा, क्या कहानी आपको यहां पर क्या बना करके चलनी है। अब ये तो आप अपने आप को नहीं कह पाओगे कि अगर लगातार जो आपके रघुनाथ राव हैं उनकी दावेदारी को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो वो अपनी जो दावेदारी है उसको लाना ही बंद कर दें। भाई हम ऐसा तो कोई भी व्यवहार नहीं कर पाएंगे ना कि अगर लगातार रघुनाथ राव की दावेदारी को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि रघुनाथ राव जो हैं पेशवा पद को लेकर के अपने दावेदारी लाना ही बंद कर दें। भाई हमने अभी भी आपको बताया वो तो एट एनी कॉस्ट है ना, प्रत्येक परिस्थिति में किसी भी तरीके से क्या है वो अपने आप को मराठाओं का पेशवा बनाना चाहते हैं। अब मामला क्या बनेगा, मामला यह बनेगा कि देखिएगा जो करैक्टर आपको मिले हैं, या तो आप उनको क्या कहेंगे माधवराव सेकंड कहेंगे, या तो आप उनको क्या कहेंगे माधव राव सेकंड कहेंगे एक बात, या फिर आप उनको क्या कहेंगे माधव नारायण राव कहेंगे, माधव नारायण राव कहेंगे। ठीक है, समय इनका हमने क्या लिया था अभी 1773 से लेकर के 1795 हमने लिया था, 1773 से लेकर के 1795 का समय हमने लिया था। अब मैंने ऑलरेडी एक लैंग्वेज आपको दिया होगा जब मराठाओं के पेशवा के मामले का हमने क्या है इंट्रोडक्शन किया था। तो यहां पे जो आपके माधवराव सेकंड हैं इनके बारे में एक लैंग्वेज हमने ऑलरेडी आपको दे रखा है। वो लैंग्वेज में हमने ये बताया था
कि ये पहले पेशवा हैं, ये पहले पेशवा हैं, पहले पेशवा जिनके शासनकाल में, जिनके शासनकाल में अंग्रेजों को, जिनके शासनकाल में अंग्रेजों को, जिनके शासनकाल में अंग्रेजों को मराठाओं के, अंग्रेजों को मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार में, अंग्रेजों को मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार में, अंग्रेजों को मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार में हस्तक्षेप करने का मौका मिला, हस्तक्षेप करने का मौका मिला, हस्तक्षेप करने का मौका मिला, हस्तक्षेप करने का मौका मिला। ओके, हस्तक्षेप करने का मौका मिला। एक बात, ठीक है। एक लैंग्वेज और अगर आप चाहें तो यहां पर बना के चल सकते हैं, ठीक है। इसका, इसी का एक अलग वर्जन हम आपको दिखा रहे हैं। वो क्या है? ये पहले पेशवा है, पहले पेशवा जिनके शासनकाल में, पहले पेशवा जिनके शासनकाल में, पहले पेशवा जिनके शासनकाल में, जिनके शासनकाल में अंग्रेजों, जिनके शासनकाल में अंग्रेजों तथा मराठाओं के मध्य, अंग्रेजों तथा मराठाओं के मध्य, अंग्रेजों तथा मराठाओं के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुए, अंग्रेजों तथा मराठाओं के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुए, अंग्रेजों तथा मराठाओं के मध्य क्या है भाई? संघर्ष प्रारंभ हुए। तो यहां पर जो माधवराव सेकंड है या जो माधव नारायण राव है, उनके बारे में दो प्रकार के लैंग्वेजेज आपको बना के चलनी है कि पहले पेशवा है जिनके शासनकाल में क्या कहेंगे? अंग्रेजों को मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार में इंटरफेयर करने का मौका मिला। अब इस बात को प्रमाणित करेंगे। और ये पहले पेशवा है जिनके शासनकाल में अंग्रेजों तथा मराठाओं के मध्य क्या है? संघर्ष प्रारंभ हुए। एक आदमी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, एक आदमी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। अब अगर इन दोनों बातों को आपको प्रमाणित करके चलना है, अगर इन दोनों बातों को आप टेक्निकली प्रमाणित करना चाहते हैं, यानी कि इन दोनों बातों को अगर आपको प्रमाणित करके चलना है तो भैया प्रमाणित करेंगे, बिल्कुल करके चलेंगे। क्योंकि जब तक हम प्रमाणित करके नहीं चलेंगे तब तक हमारी लैंग्वेज क्या है? बाय द बुक नहीं मानी जाएगी। अब यहां पर आपको क्या दिखाना है? मेरे प्यारे साथी किस चीज का जिक्र करेंगे? जिक्र करेंगे, एक भूमिका लेकर के आएंगे, एक रोल आपको दिखाना है, एक भूमिका आपको दिखाना है। और जो रोल भूमिका आपको दिखाना है उसमें आप क्या कहेंगे? सूरत की संधि। क्या कहेंगे? सूरत की संधि। और ये जो आपकी सूरत की संधि है, इसका समय आप क्या लेके चलेंगे? 1775 एडी क्या माना जाएगा? इसका रेस्पेक्टिव टाइम माना जाएगा। यहां जो फिलहाल इन्वायरमेंट बना हुआ है, यानी कि जिस इन्वायरमेंट में हम लोग अपना डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप एक समय का खाना खाना भूल जाएं, लेकिन सूरत की संधि जो है इसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सूरत की संधि को मत भूल जाना। अगर आप यहां पर सूरत की संधि को भूल गए तो आप जाने अनजाने में क्या है? अपना बहुत बड़ा क्या है? नुकसान करा बैठोगे। मामला क्या बनेगा? अब संधि है तो संधि में पक्ष जोड़ो। अगर संधि है तो संधि के क्या बनाओ? संधि के बनाओ पक्ष। और पक्ष में क्या हो जाएगा? पक्ष में भाई एक तरफ क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। पक्ष में एक तरफ क्या हो जाएगा आपका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। और एक और आपके कौन हो जाएंगे? रघुनाथ राव हो जाएंगे। एक और आपके कौन हो जाएंगे? रघुनाथ राव आपके हो जाएंगे। यानी कि सूरत की संधि जो है ये कंपनी और मराठाओं के मध्य नहीं है, ये कंपनी तथा रघुनाथ राव के मध्य हुई है। और इस सूरत की संधि में क्या कहा गया है? इस सूरत की संधि में हम दो प्रकार की बातें जोड़ के चलेंगे। सूरत की संधि में दो प्रकार की बातें जोड़ के चलेंगे। पहली बात तो यह है कि रघुनाथ राव ने मराठाओं के विरुद्ध अंग्रेजों को ग्राउंड सपोर्ट देने का वादा किया।
ग्राउंड सपोर्ट देने का वादा किया, ग्राउंड सपोर्ट देने का वादा किया, ठीक है। और ग्राउंड सपोर्ट देने के बदले में क्या है, यह अपेक्षा की कोमा कि अंग्रेज मुझे पेशवा बनने में मदद करेंगे, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब बार बार रघुनाथ राव की पेशवा पद को लेकर के दावेदारी को रिजेक्ट किया जा रहा था, क्या कहा, जब बार बार रघुनाथ राव की पेशवा पद की दावेदारी को लेकर के क्या रिजेक्ट किया जा रहा था उसको, तो फाइनली 1775 का समय आपके सामने आया। और जब 1775 एडी का समय आपके सामने आया तो आप जा सकते हैं किसके साथ, सूरत की संधि के साथ। और सूरत की संधि में एक और आप कंपनी को लेके चलेंगे, एक और आप किसको लेके चलेंगे, रघुनाथ राव को आप लेके चलेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि रघुनाथ राव जो है यहां पर इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, यहां पर इतने ज्यादा क्या परेशान हो गए हैं कि उन्होंने अपना जुड़ाव किसके साथ किया, उन्होंने अपना जुड़ाव कंपनी के साथ कर लिया है। उन्होंने अपना जुड़ाव किसके साथ किया, उन्होंने अपना जुड़ाव कंपनी के साथ कर लिया है। और कंपनी के साथ उन्होंने जब अपना जुड़ाव किया तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया जी ऐसा है कि मैं अपने ही लोगों के खिलाफ आपको ग्राउंड सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं, कि मैं अपने ही लोगों के खिलाफ क्या है, आपको ग्राउंड सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बदले में आपको क्या है, मुझे मराठाओं का पेशवा बनाए जाने में पूरा सहयोग करके चलना पड़ेगा, है कि नहीं। इसलिए हमने ये लैंग्वेज आपको बना के दिखाया कि जब माधव राव सेकंड की बात आप करते हैं या माधव नारायण राव की बात आप करते हैं, तो ये पहले पेशवा जिनके शासनकाल में अंग्रेजों को मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। यानी कि सूरत की संधि को आप इस प्रकार से लेके चलेंगे, सूरत की संधि को आप इस प्रकार से भी लेके चलेंगे कि इस संधि ने क्या दिखाया, इस संधि ने मराठाओं के मध्य एकता का अभाव दिखाने का कार्य किया, एकता का अभाव दिखाने का कार्य किया। भी अंग्रेज तो इसी प्रकार की एक कैलकुलेशन की तलाश में थे। अंग्रेजों को लग रहा था कि मराठाओं में एकता काफी ज्यादा है, मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार में संभवतः हमें क्या है, इंटरफेयर करने का मौका नहीं मिलेगा। हम तो कहते भी हैं कि अंग्रेज मान के चल रहे थे कि भाई मराठाओं को जिस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके चल रहे हैं, और तो मराठा अपने आप में क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पॉलिटिकल पावर है। शायद हमें कभी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं मिलेगी जिसका प्रयोग करके हम लोग क्या है, मराठाओं के राजनीतिक मामलों में कोई इंटरफेयर कर पाए, लेकिन मौका मिला। एक व्यक्ति अपने आप को पेशवा के पद पर बैठाना चाहता है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, उसकी दावेदारी को बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, और वही व्यक्ति अब अंग्रेजों के साथ जाकर के सूरत की संधि पर हस्ताक्षर करने की बात करता है। तो अंग्रेजों को क्या लगेगा, अंग्रेजों को यह लगेगा अरे हम तो मराठाओं को दूर से देख करके इनको बड़ा ताकतवर मान के चले थे, इनमें तो एकता का अभाव है। और एकता का अभाव अगर उस समय भारत की किसी भी पॉलिटिकल पावर के रिगार्डिंग अंग्रेजों के सामने आ जाया करता था, तो फिर अंग्रेज क्या है, अपने हस्तक्षेप को उस राजनीतिक शक्ति के और राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में लाने का कार्य करते ही थे। तो वही तो हमने आपको बताया कि सूरत की संधि महज एक संधि नहीं है, बल्कि इस संधि ने अंग्रेजों के सामने यह भी रखने का कार्य किया कि भैया मराठास के बीच भी क्या है, एकता का अभाव है, और यही जो एकता का अभाव है अब हमारी ताकत बनेगी। वही लैंग्वेज हमने आपको बना के दिखाया। और एक बात और आप कहेंगे कि सूरत की संधि जो है, इसी ने अंग्रेजों को मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार में मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार में हस्तक्षेप करने का मौका दिया।
मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार में हस्तक्षेप करने का मौका दिया। मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार में क्या है भाई, हस्तक्षेप करने का मौका दिया। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशन तमाम प्रकार के ठहराव के साथ आपको लेकर के चलना है। हर बात को क्या है समझने का प्रयास क्या करो, जल्दबाजी करने का कोई मतलब बनता नहीं है। इस तरीके से सूरत की संधि को आपको कैलकुलेट करके चलना है। और जो माधवराव सेकंड हैं या जो आपके माधव नारायण राव हैं, इनके साथ 12% की व्यवस्था को आप लोग कैसे जोड़ के चलेंगे। और ये जो लैंग्वेजेस हमने यहां पे आपको बनाने का कार्य किया है कि पहले पेशवा जिनके शासनकाल में अंग्रेजों को मराठाओं के राजनीतिक व्यवहार में हस्तक्षेप करने का मौका मिला, क्योंकि सूरत की संधि जो है वो इनके शासनकाल की क्या विशेषता है ना। और जैसे ही सूरत की संधि का ग्राउंड आपके सामने आ जाएगा, वैसे ही आपके आंग्ल मराठा संघर्ष भी क्या है प्रारंभ हो जाएंगे। तो हमने वो भी लैंग्वेज शुरुआत में बना के चले हम कि पहले पेशवा जिनके शासनकाल में अंग्रेजों तथा मराठाओं के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुए, सारी कहानी यहां पर किसकी ओर से मिलेगी, तो सारी कहानी जो यहां पर मिलेगी आपको वो सूरत की संधि की ओर से मिलेगी। कुल मिलाकर के आपको कहना है कि रघुनाथ राव जैसे व्यक्ति ने अपने आप को पेशवा के पद पर बैठाए जाने के संदर्भ में अंग्रेजों के सामने यह दिखा दिया कि मराठाओं में एकता का अभाव है, आप इसका प्रयोग कर लो। और यही जो सूरत की संधि है, यही सूरत की संधि आप क्या करेगी, आंग्ल मराठा संघर्षों को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। 3 प्रकार के जो आपके आंग्ल मराठा संघर्ष हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। डिटेल में आपका डिस्कशन होगा। और आंग्ल मराठा संघर्ष डिस्कस करने के बाद फिर बनता आपका मराठाओं का एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि आज मराठाओं को लेकर के 5वां लेक्चर है, 2 लेक्चर मराठाओं को लेकर के और आपके सामने आएंगे। कुल मिलाकर के मराठाओं की जो प्रॉपर कैलकुलेशन है वो 7 प्रकार की कक्षाओं के माध्यम से क्या है आपके सामने आ रही है। हम तो यही चाहते हैं कि आप व्यवस्थित अनुशासित होकर के अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने का कार्य करें, प्यार के साथ अध्ययन करते रहें, कक्षाओं को ऑब्जर्व करते रहें, बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते रहें। कक्षाएं आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। हम लगातार बोल रहे हैं कि आने वाले समय में एक दिन में कुछ 1 से अधिक कक्षाएं आपको मिलेंगी, यानी कि मिनिमम 2 कक्षाएं तो आपको मिलेंगी और मैक्सिमम आपको क्या है 3 कक्षाएं भी मिल सकती हैं। तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि आपकी कक्षाओं की पेंडेंसी बढ़नी नहीं चाहिए। अगर आपकी कक्षाओं की पेंडेंसी बढ़ेगी तो पुरानी कक्षाओं को कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। डेली जो भी क्लासेस आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं, डेली आपको उनको ऑब्जर्व करके चलना है और डेली उनका आपको क्या नोट्स बना लेना है, क्योंकि यह मामला फिर बाद में आपके सामने क्या है परेशानियां खड़ी कर सकता है। जैसे आपके पेंडेंसी लगातार बढ़ती रहेगी तो फिर पुरानी वीडियोस को कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको पता ही है कि डेली कक्षाएं आ रही हैं, तो आपको अपना जुड़ाव कक्षाओं के साथ करके चलना ही है और व्यवस्थित तरीके से क्या है अपने नोट्स भी आपको क्या है बनाने हैं। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को क्या है थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।